बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर जनाब कामरान खान साहब का इमरान खान साहब से हुआ इंटरव्यू है, जो आज आप 9:30 बजे दुनिया न्यूज़ पर देख सकेंगे। इसमें अभी कामरान खान साहब ने इत्तला दी है अपने एक ट्वीट के ज़रिए भी, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप मज़ीद उस बारे में जान पाएंगे कि बड़ा ब्रेक थ्रू वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की सियासी पोजीशन के। यहाँ उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन समेत तमाम जो कलीदी उमूर हैं उस पर इमरान खान साहब हुकूमत के साथ मिल बैठने को तैयार हैं, मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर वो रजामंद हैं अगर इस मामले पर मिल बैठना पड़ता है तो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि नई मुंतखब हुकूमत अगले आर्मी चीफ का इंतखाब करे जब तक मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह दी जाए। कामरान खान साहब इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू गर्दान रहे हैं, जो यकीनन एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इस बीच हम देख रहे हैं कि जलसों में और उनके इंटरव्यूज़ के दौरान उनके रहनुमा उनकी जमात से जो जुड़े हुए हैं वो अलबत्ता शिकवे शिकायत तो शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। ख़ुद खान साहब इस इंटरव्यू में भी 2-3 ऐसे आइडियाज़ का जिक्र करेंगे जहां वो समझते हैं कि उन आइडियाज़ के ज़रिए उन पर दबाव डालना मकसूद होगा। फवाद चौधरी साहब भी इस बारे में बात कर चुके, और पंजाब सरकार की तब्दीली के हवाले से ख़ुद इमरान खान साहब चिश्तिया जलसे में भी इज़हार ख़याल फरमा चुके हैं। उनके दीगर पार्टी रहनुमा भी इस शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। तो बाकी मौज़ूआत बाद में सर 10 इसी से आगाज़ करते हैं। सर, ये तो वही बात हुई जो आप बार बार प्रोग्राम में नुक्ता नज़र में बयान करते रहे कि मिल बैठने के अलावा चारा नहीं है। तो अगर तो ऐसा है, जो कि इंटरव्यू दे के मालूम होगा, ब्रेक थ्रू अलबत्ता गर्दान रहे हैं कामरान खान साहब के मुज़ाकरात पर वो दावत पर तैयार हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। अभी गायबाना गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। जब उनका कलाम सुनेंगे, फिर तशरीह करेंगे, तो फिर उसकी तशरीह भी होगी। बहरहाल खान साहब की राय जो भी हो, हमारी राय यही है, और बार बार उनकी खिदमत में अर्ज़ किया जा चुका है कि ये चोर डाकू की गर्दान छोड़ें, ये मामलात अदालतों के सुपुर्द करें, और जो लोग वोट लेकर ऐवानों में बैठे हैं उनसे बातचीत करें। आवाम के नुमाइंदे हैं वो, उनसे मामलात तय होने चाहिए। और देखिए, आज सैलाब आया हुआ है और सिंध के अंदर तो कोहराम मचा हुआ है। बिल्कुल। और केपीके में अभी वो मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के अब्दुल रज़ाक साजिद साहब आए थे, पूरा इलाका जो है घूम फिर के, और फिर डॉक्टर अमजद साकिब साहब आए जी, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप देखें कि जो केपीके में जो बस्तियां हैं, कई बस्तियां होकर दरिया के किनारे वो गायब हो गई हैं। पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर और रेत की आंधी उठी है और उनको अपनी लपेट में ले लिया है। बहा लेगी। वो मकानात दब गए हैं पत्थरों में, रेत में। और वो जो एग्रीकल्चर की ज़मीनें थीं, जो यहाँ काश्तकारी होती थी, वहाँ भी पत्थर है और रेत है। वो ख़त्म हो गया मामला। अब वो ज़मीन जो है बाज़याब नहीं होगी उन पत्थरों से और रेत के टीलों से। तवील मुशक्कत दरकार होगी। और दरिया जो है ऊंचा हो गई, उसकी सतह बुलंद हो गई है। तो हमें तो ये बहरान है। और सिंध को देखें, वहाँ तो पानी और मजीद बारिश। अब खैरपुर में जो खैमे लगे थे, टेंट लगे थे, बारिश हुई कल, वो लोग खैमों से बाहर आए, बाहर भी पानी, खुश्क जमीन नहीं मिल रही, बिल्कुल प्याले में जैसे घर डूबे हुए हैं लोग। पानी जो है उससे बच के कहां जाएं? खुश्की नहीं मिल रही। जहां टेंट लगे, जहां आप बात सुने, ऐसा कोहराम मचा हुआ है। और हमारे यहां क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी जनाब पोस्ट हो रही हैं और कहा जा रहा है सेक्रेटरी जनरल को टैग करके कि जनाब ये तो बाजार में बिक जाएंगी चीजें। नहीं, वो बरतानिया से जो इमदादी सामान आया, हाँ, मुश्तबा, क्योंकि वो इस वक्त नहीं आया, झूठी तस्वीरें बना के जो इंडिया की हैं, वो फेक थी। फेक तस्वीरें। अब कौन है वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो ये काम कर रहे हैं, या अंदर के लोग हैं जो अंधे हो चुके हैं एक दूसरे की मुखासमत में,
मुखालफत। तो ऐसे में फिर ये खान साहब से मंसूब जो स्टेटमेंट कामरान खान साहब बता रहे हैं, ये तो बड़ी खान हौसला अफजा है। फिर अगर खान साहब जो हैं, इमरान खान ये साहब, तो वाकई ब्रेक थ्रू है शामी साहब। अगर वो इस पर तैयार हो जाएं, अगर वो बैठें, बातचीत करें, तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। मिलकर तय करें, सबका मुल्क है। एक और बड़ा अहम नुकता उन्होंने बयान किया है, वो ये कहते हैं, कामरान खान साहब बयान कर रहे हैं उसे, कि नई मुंतखब हुकूमत अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तयनाती करे, उस वक्त तक मौजूदा आर्मी चीफ को तोसी दी जाए। ठीक है, ये तो सब गुफ्तगू के मौजू है ना, ये को बाजार में चीजें तय तो नहीं होगी ना, ये तो बातचीत के जरिए चीजें तय करेंगे। कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए जहां तक हो सके। हर चीज में फसाद डालने की जरूरत क्या है, इख्तलाफ की जरूरत क्या है। देखिए, मैं बार बार, इमरान खान साहब जो हैं, उनको एहसास करना चाहिए, अभी तक तो वो अपने इर्द गिर्द खुद जाल बुन रहे हैं, अपने लफ्जों पे काबू नहीं है। नहीं, वो आज कह भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी दबाव के लिए 2-3 आइडियाज़ ऐसे हैं जो उन पर दबाव बढ़ाने के लिए उस पर काम हो रहा है। और दूसरा, चिश्तिया में उन्होंने शुकूक व शुबात का इजहार किया पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। अब पंजाब हुकूमत -1 की बात भी आपने देखी और उस पर ट्रेंड चला, -1 नामंजूर। अब पंजाब जो है भाई, -1 नवाज शरीफ को नाअहल कराने के लिए कैडी चोटी का जोर लगाया। मैं जरा पहले बयान आपको सुनाता हूं, फिर खान साहब खुद गए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेके। बयान देखिए क्या फरमाया उन्होंने। हमारे शेख रशीद साहब जी गए, क्या जब बगले बजाते थे, दंड बैठ के निकालते थे। देखिए चिश्तिया में क्या फरमाया खान साहब ने। फिर इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं, वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने भी इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाया। अगले रोज़ ये खान साहब चिश्तिया में बयान दे रहे थे, ऐसा क्या हुआ? बड़ी मुस्तहकम तरीके से गवर्नमेंट आपके पास आई, अदालतों के फैसले आए, पंजाब में काफिले के साथ इत्तेहाद आपका हुआ और यूँ मालूम हुआ कि ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब ऐसा क्या हो रहा है जो आपको लगता है कि पंजाब में दोबारा से कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट बदलने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे कॉल पे लिया। बेसिकली जो खान साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे एमपीएस को अप्रोच किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जी पार्टी चेंज कर दें। अच्छा, अभी नेचुरली आप बताएं कि सियासी तरीक़ेकार तो ये है नहीं है, ना ये जमहूरी है। इससे पहले भी ना जमहूरी तरीके से जो है इन्होंने हुकूमत ली, जो कि सिंध हाउस में हाउस ट्रेडिंग हुई है, फिर पंजाब में जिस तरह हुआ, तो वो बेचारे अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं कि जी हमारा तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। या तो केस हो ना जिस तरह हमारे तो इफ्तिखार साहब, क्यों नहीं आप उनके नामों का ऐलान कर देते? कौन लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं, उनको भी उनके नाम भी जाहिर कर दें। नहीं तो फिर शामी साहब क्या हो जाएगा? उसको नाम जाहिर कर दिया तो क्या हो जाएगा? आप उनकी कॉलें रिकॉर्ड कर लें। नहीं, उनकी ये 25 बंदे जो गए, ये जो 25 बंदे पंजाब के गए हैं, ये खुद चले गए थे। नहीं, वो तो चले गए, वो तो खुद गए या वो किसी और ने भेजे, ये तो अलग कहानी है ना। अब किस्सा माजी बन चुका ये काम। बिल्कुल, अब मुस्तकबिल की बात करें ना। एक देखे ना, वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तो नहीं होगी ना जी। अभी उस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो किस तरह, किसने, अच्छा, कैसे कहा। एक नुक्ता दुरानी साहब बड़ा अहम है, आपसे और शामी साहब दोनों से मैं सामने रखता हूँ। पहले दुरानी साहब आपसे, ये अगर हो रहा है तो हालिया फैसले ये बताते हैं अदालतों के कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया गया तो वोट शुमार नहीं होगा और रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में कैसे किसी को पैसे दे के तो उसकी वफादारी बदली जा सकती है जबकि उसका फ़ायदा नहीं होना? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। यही पॉइंट हमारे एमपीएस ने उनको कहा कि जी हमारा तो सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, हम तो कहीं पे मुंह दिखाने जोगे नहीं, हम कैसे जाएं, आप हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने बताना है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है कम हो गई है। अच्छा, फिर पैसे कहीं और से आ जाते हैं, राब्ते कहीं और से हो जाते हैं और उनको कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे एमपीएस हैं वो सारे के सारे
तगड़े हैं, खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं करना। अच्छा, ये वाजे कर दें कि ये आपके एमपीएस के हवाले से आपको खदशा है या आपकी इत्तेहादी जो जमात है उसके जो एमपीएस उनके हवाले से खदशा है? नहीं, मैं तो पीटीआई की बात कर रहा हूँ, हमें पीटीआई की बात कर। अच्छा, पीटीआई के साथ ये काम किया जा रहा है पंजाब में। अंदाजन कितने लोग हैं जिनसे रब्ता किया जा रहा है इस सिलसिले में? कोई अंदाजन मैं इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा जी, लेकिन ये किया जा रहा है। ये बड़ा उन लोगों ने आगे सब ने चेयरमैन से मुलाकात की और उनको बताया, पूरा तफसीलन बैकग्राउंड उनको दिया कि क्या क्या कहा गया, कैसे कहा गया, किस वक्त कहा गया, वो सब उन्होंने गुफ्तगू चेयरमैन से शेयर की। वो आप आवाम से शेयर नहीं करना चाहते? देखिए शामी साहब, मैंने तो रेफरेंस दे दिया कि यहाँ पे आपके सामने केस स्टडी है। इस वक्त आपके पास राजा रियाज अपोजिशन लीडर है और वो इस वक्त बैठा हुआ है असेंबली में। वो कहते हैं, फरमाते हैं कि जी इमरान खान जो है वो महंगाई के खिलाफ जो है महंगाई कंट्रोल नहीं कर सका। अच्छा, फिर उसके बाद नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठे हुए हैं, उनसे कम से कम ये तो पूछ लेना मीडिया में कि आपको किसने कहा था उधर जाने के लिए? उन्होंने तो वोट नहीं दिया ना। हाँ जी, उन्होंने आपके खिलाफ वोट तो नहीं दिया ना, इसलिए बैठे हुए वो। नहीं, हमारे खिलाफ वोट तो नहीं दिया। देखें शामी साहब, आइन इसे कहते हैं आइन का खिलवाड़, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्स। ये किसी जगह भी जमहूरी माशरे में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। हम इसे आइन का हिस्सा ना बनाएं प्लीज। हमने इसको आइन का हिस्सा बना लिया है कि जिस तरीके से भी आप तोड़ लें वो जायज है। ये जायज नहीं है। उसकी देखिए, उसकी जायज नहीं है। आप देखें 25 लोग वहां से तो देखिए उसकी सजा मिली है। पंजाब असेंबली में जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया उनके वोट नहीं गिने गए और उसके बाद उनको नए इलेक्शन लड़ने पड़े। उनमें से बहुत से हार चुके हैं, उनको सजा मिल चुकी है। अब उसके बाद कौन अकल का अंधा होगा जो दोबारा ये जाल फैलाएगा और लोग उसमें फंसेंगे। अब ये देखे ना, आप इतने माशाल्लाह तजर्बेकार साफी हैं हमारे लिए, हम आपसे सीखते हैं। ये तो अभी आपका काम है उनसे पूछना कि आपको किसने कहा था और अभी आगे क्या खेल हो रहा है। चलिए, बहुत एक जुमला अलबत्ता है। दोस्त अहबाब ये भी कहते हैं कि अगर आपको अब शिकायत है तो 2018 के बाद भी कुछ लोग जनूबी पंजाब से ऐसे थे जिन्हें कायल किया गया कि आप यहाँ तशरीफ ले आएँ, तो फिर ये अगर वो गलत था तो ये भी गलत है, अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। जनूबी पंजाब से बाकायदा शमूलियत है, वो वीडियो फुटेज मौजूद है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ में ज्वाइन किया। ये रिकॉर्ड जाके मौजूद। आप देखें, आप काफ लीग की फिक्र करें, आपने उनमें से कोई वजीर नहीं लिया। उनके 8 अरकान हैं, वो अगर बागी हो गए, चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उनको तो कुछ नहीं मिला, उनको वजारतें ही नहीं मिली। तो हो सकता है उनके दिल में खुदबुद हो रही हो और वो इधर उधर तांग झांक कर रहे हो। इसके ऊपर कोई उनको राय नहीं, उनको वजारतें दिलवाए ना आप। हाँ ताकि अगर किसी की आंख वहां लगी हुई है, पक्के हो जाए वो बेचारे। हाँ, मैंने ये बड़ी आपने पते की बात की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज के ऊपर माशरे में, क्योंकि हमारा जमहूरी निजाम उस वक्त मजबूत होगा जब इस तरह के आपसे आप तो देखें, अभी तो यहाँ लाहौर में तो हमारे चौधरी अब्दुल कबीर जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद बना रखी थी, पीटीई, वो शामिल हो गए हैं यानी पीटीआई में। यहाँ तो ये हो रहा है और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं वो कायदे से, चौधरी औरंगजेब साहब। हाँ जी, यानी 137। हाँ जी, और यहाँ भी उनका खड़का धड़का है। हाँ, देखिए ना उन्होंने। मैं वैसे एक बात अर्ज करूँ, पीटीआई के पास बड़े बड़े अहम असासे थे 1 2 3, तो वो असासे नहीं रहे। मेरा ख्याल है चॉइस साहब अब वो असासे उनको रिप्लेस कर सकते हैं ना, कर सकते। मगर मेरा मतलब है लोग तो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो जाएंगे क्यों लोग आपसे? जो चौधरी औरंगजेब जो है वो बैत कर चुके खान साहब की, इसलिए आप काफ लीग की फिक्र करें साहब की मौजूदगी में, उनकी मौजूदगी में। ठीक है, चले। ख्वाहिश देखिए, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, उससे लोग खौफजदा हैं। उस खौफ के चक्कर में ये सारा एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें अवाम जो है वो किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना दिल खट्टा ना करें, आप हौसला रखें, काफ लीग पे तवज्जो रखें, डरे ना डराएं। ठीक, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा जी, अभी फवाद चौधरी साहब का मैसेज भी आ गया। वो भी कामरान खान साहब ने जो आपने एक ट्वीट में मुख्तसर खुलासा यानी बयान किया, शायद सुर्खी जमाई के इस इंटरव्यू में ये होने जा रहा है, तो फवाद चौधरी साहब ने भी लिख भेजा है कि आज उन्होंने जो बात की उसमें जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की उन्होंने बात की है ताकि अगली जो गवर्नमेंट फ्रेश मैंडेट के साथ आए वो नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे और रेडी फॉर टॉक्स विद गवर्नमेंट ऑन इलेक्शंस। और फिर उन्होंने कहा आई एम नॉट एंटी अमेरिका,
और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टॉक्स हैं अमेरिका के साथ, उसके भी वो हामी हैं। यार अब पेश की गुफ्तगू तो नहीं हम कर सकते नहीं, ना। मैं तो वो सुर्खी दे रहा हूँ। हो गई सुर्खी, आप जब देख लेंगे ये ब्रेक 9:30 बजे इंतजार कर लें। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है सर। कोई बात नहीं, हमने कौन सा अच्छी बात है ना, मैं तो कह रहा हूँ ब्रेक तो कैंडिडेट नहीं है ना इस बात आर्मी चीफ के फवाद चौधरी साहब भी नहीं है इस मामले में। मैं तो हैरान हो रहा हूं। इस मामले में एक गिरा है लंदन और लाड़काना की, नहीं कोई वो गिरा देखनी नहीं होगी, ऐसी गिरे उस पर लगती नजर है। रखनी होगी सर। वो गिरे खुल चुकी हैं सारी। अच्छा चलिए, वो तो अब क्या कहें उनको। हसन रजा को हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। वो देखें। चलिए अब मैं आता हूँ जरा, क्योंकि पंजाब का हम जिक्र कर रहे थे तो उसमें दो बड़ी अहम बातें हैं सर। एक इफ्तिखार साहब लगे हुए हैं कि अभी अगर लोग तो आ रहे हैं खान साहब की तरफ, तो फिर मैंने अर्ज की ना फिर घबरा क्यों रहे हैं। जो आपसे पहले आपने भी उस बात पे एग्री किया कि एक तो वोट शुमार नहीं होना और रुकनीत फारिग हो जानी। कौन पागल आएगा ऐसी सूरत में? कौन सा पीटीए का रहनुमा? असल में मुस्लिम लीग काफ के लोगों की फिक्र करें। मैं बार बार इनसे अर्ज कर रहा था कि वहां तो उनके दिल पे हाथ रखें। अगर कोई प्लान है तो कोई दे दला के उनको राजी करे भाई। गाड़ियों पे झंडे लगाए 2-4 के। झंडे तो लग जाएंगे, बता यहाँ सरकार के यहाँ चौधरी परवेज अली साहब जो है ना, वो भी पूरे कल्ले ठल्ले से खड़े हैं ना। अब तो अखबार नवीसों को प्लाट बांट रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। ये पुराना वादा था, उनके दौर का ही था। अपना जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए ब्लॉक के इश्यूज थे और दीगर कमिटमेंट्स थे जो पूरी नहीं हुई, तो उनको उन्होंने पूरा किया। अब जिला अपना जो है डिवीजन बना दिया है, हाफिजाबाद बीच में नथी कर लिया। अच्छा, तो लोगों के मसाइल जो हैं उन पे हल करते जा रहे हैं। दादो दहेश का आलम है और लोगों के दिल मुट्ठी में करते जा रहे हैं, उनकी जेबें गर्म करते जा रहे हैं। तो बस देखिए, तो यहाँ तो मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते। मुनस्सिर अली साहब भी मुझे कुछ चैन वैन की बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन दो बातें बड़ी अहम है ना, ये देखें यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत से रब्ता कर लिया। आपको याद होगा उन्होंने 6 अगस्त को या 7 अगस्त को गालिबन ख़त लिखा था कि वफाक उनकी खिदमात वापस चीफ जस्टिस चीफ सेक्रेटरी जो है ना, वफाकी हुकूमत उनको ले रही है, कामरान अफजल साहब ना सूबाई हुकूमत की बात मान रही है। और दूसरी इशू ये है कि यहाँ पर महकमा एंटी करप्शन में जो डीजी थे वो 40 रोज बाद ही तब्दील 40 रोज बाद, उसमें भी एक से जायद उन्होंने कहा मुकदमे कायम करो, पढ़ते हैं उसमें भी डिटेल्स हैं। हसन रजा को इसलिए मैंने तो राना सनाउल्लाह की बेगम, आज दिन भर ख्वाजा आसिफ की बेगम इस इशू पर बात तक बात पहुंच रही है भाई। करते रहे हैं, जरा सुने फिर उनसे। पहले जरा कामरान अफजल साहब की बात कर लें, कामरान अफजल साहब की। क्यों हसन रजा ये क्या बना, 6 अगस्त को खत लिखा, लगा मामला टल गया, चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं जा रहे, अब दोबारा खत लिख रहे हैं कि वापस जाना चाहते हैं। और आईजी साहब जो हैं फैसल शाहकार देखिए अजमल जामी साहब, 6 अगस्त को जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा था, उसमें ये कहा था कि मैं इसलिए काम जारी नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ पर सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है और वो चाहते थे कि मेरिट पर तैनातियां हों। और दूसरा ये भी था कि शायद वो इस तरह चाहते थे कि जिस तरह गुज़दार हुकूमत में वो तमाम तर मामला अपने हाथ में रखे हुए थे और उस वक्त इमरान खान की तरफ से कोई हदायत आती थी, उस पर बरामद हो जाता था, तो शायद इस वक्त वो सिचुएशन भी नहीं रही क्योंकि चौधरी परवेज लाई किसी अपने अंदाज में काम करना चाहते हैं। इस सारे मामले पर उनकी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, उसमें भी काफी सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ। और फिर ये भी इतलात मेरे पास है जो जिसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी कि शायद शहबाज गिल ने कोई इंतहाई सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे कामरान अफजल साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब मैं किसी सूरत पंजाब में काम नहीं करना चाहता। अच्छा। परवेज लाही साहब ने मामला को सेटल किया, मामला चलते रहे। अलबत्ता 18 अगस्त को तमाम तर उनकी कोशिशों के बावजूद चीफ सेक्रेटरी ने इनकार किया। 3 नाम वफाक को भिजवाए। वफाक ने कहा कि हम जो है वो उनको ज़िमनी इंतखाबात की वजह से तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन अब जब ज़िमनी इंतखाबात रुक गए, उनका ख्याल ये था कि फौरी तौर पर हम उनसे दरखास्त की जाए। उसकी के फॉलोअप में उन्होंने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट यूनियन राब्ता किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वो ये चाहते थे कि मैं ये काम ना करूं। और 3 दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात कर चुके चीफ सेक्रेटरी पंजाब। उन्होंने ये दरखास्त की कि यहाँ पर सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है और जो टेन्योर रखा जाता है अफसरान का उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आज उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम सेक्रेटरीज, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का ऑल कॉन्फ्रेंस तलब की थी शाम को 5:30 बजे। उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी मीटिंग है, अगर वो मुझे तब्दील नहीं करेंगे तो मैं चार्ज छोड़ दूंगा। उनका ये कहना था कि मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता जहाँ पे सियासी मुदाखलत इतनी हो कि मेरिट और डीमेरिट का कोई उनका वर्जन है। ये तो एक मुझे बताएं, यहाँ तो मैंने सुना था पहले शफकत महमूद साहब जो थे वो कमेटी के सरबराह थे, पोस्टिंग ट्रांसफर जो है उसकी मर्जी से होती थी। अब सुना है कि हमारे वो खावर साहब जो हैं, हसन खावर, वो चेयरमैन है उस कमेटी के।
तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मामला चलते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनके उनसे मुशावरत करते हैं, वो तहरीक इंसाफ के जज्बात उन तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही है क्या? ये असल में मामला ये हुआ था कि शफकत महमूद साहब को ये टास्क सौंपा गया था कि पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी में वो पैनल इंटरव्यू करने के बाद वो चीफ मिनिस्टर को भिजवाएंगे। लेकिन इमरान खान को ये तहरीक इंसाफ के अफराद ने ये तहफुजात से आगाह किया कि शफकत महमूद 25 मई के हवाले से मामला को संजीदा नहीं लेते और वो चौधरी परवेज इलाही के साथ मिलकर मामला चलाने पर फोकस करते हैं। उसके बाद इमरान खान ने हसन खावर को उस कमेटी का सरबराह बनाया और फिर हसन खावर की कमेटी ने एक अफराद का नाम दिया कि इस अफराद को डीपीओ लगाएं, इसको डीसी लगाएं, जिस पर जो मेरी इतलात है कि मोहन इलाही ने कहा कि आप एक फर्द का नाम नहीं देंगे, आप 3 अफराद का पैनल बनाकर भिजवाएं, जिस पर वजीर आला फैसला करेंगे कि हमने किसको लगाना है। अब ये अब क्योंकि वक्त कम है ना सर, मैं जरा एंटी करप्शन की बात करना चाह रहा हूं। उधर भी आते हैं, मगर ये बताइए कि ये फिर ये मामला अभी हसन खावर साहब के पास है? जी बिल्कुल, अभी हसन खावर साहब के पास है और कमेटी बनी हुई है। शामी साहब, अगर देखा जाए तो पंजाब में एक नहीं है, इस टाइम 3 हुकूमतें, 3 अफराद बैक वक्त हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब हो गए, दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर 3-4 ग्रुप हैं वो कोशिश करते हैं, और फिर तीसरा जो है वो खुद ब्यूरोक्रेसी है, वो ये चाहती है कि हमारी मर्जी से काम हो। तो ऐसे में जो है काफी मामला जो है वो परेशानी की सूरत हाल इख्तियार करते दिखाई देते हैं। तो ये डीजी एंटी करप्शन के साथ क्या हुआ जी? खबरें तो सांझे की हड्डियां जो है, ये सांझे की हड्डियां है जो गुड़ कर रही है, फिलहाल तो कर रही है और करती रहेगी। ये खबरें आज छपी डीजी एंटी करप्शन के बारे में कि 40 रोज बाद हटे हैं। तो डीजी एंटी करप्शन का क्या मामला हुआ, राय मंजूर का? देखिए, डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो राय मंजूर नासन है, इनका और वजीर आला पंजाब के मशीर बराए इख्तिसास ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात की जो है वो जंग तबादले की वजह से बनी थी, और 1 माह 10 दिन कबल डीजी एंटी करप्शन तैनात हुए थे और इनको मशीर बराए इख्तिसास के जो है उन्होंने लगवाया था और उन्हीं के जो है वो सिफारिश पर इनको हटाया गया है। और अगर देखा जाए तो राय मंजूर नासिर ने डिप्टी डायरेक्टर लीगल अनवर शाह को डायरेक्टर विजिलेंस लगाया और अनवर शाह ने डायरेक्टर विजिलेंस की सामी पर तैनाती के बाद डीजी एंटी करप्शन के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, और अनवर शाह ने डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस की सामी पर अपने करीबी दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को तैनात करवाया। इस पर जो है काफी सारे इख्तिलाफात थे, और जो ये चीजें सामने आ रही हैं कि शायद वो कोई अफराद के मुकदमात उन पर पर्चे दर्ज करवाना चाहते थे। अगर देखा जाए तो इस पर तो जो बाकायदा तौर पर तर्जुमान एंटी करप्शन है वो इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था और एंटी करप्शन। मगर ये बताएं मुझे, ये बताएं राय मंजूर जो हैं ये तो काफी सरफिरे अफसर हैं, इनकी शोहरत तो यही है। लेकिन सर, अगर इनको यहाँ से तब्दील किया जाता तो फिर तो या तो अगर ऐसा इल्जाम होता कि उन पर पर्चे दर्ज ना करने पर तो फिर तो उनको ओएसडी किया जाना था। लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब की सबसे बेहतरीन असामियों में सेक्रेटरी ऑफ पाशी है जहाँ पर उनको तैनात किया गया है। बाद का ऐसा भी तो होता है ना भाई, जो गुड़ से मर जाए, जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है? ठीक है, चले हमारा वक्त यहाँ इस जंग का यहाँ खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस मामले पर मज़ीद भी बात आपसे कर लेते हैं, और फिर कल एशिया कप में बड़ी बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, उसका जिक्र भी करना है। फिर भाई एशिया कप में तो शिकस्त हुई, तो अदालती मामला यहाँ तो जनाब देखिए बेचारे, एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक। कहते हैं मुकदमे करो। जो पीटीआई के लोग हैं ना, बदतरीन हुक्मरानी करना चाहते हैं, मुकदमे करो। उनके मुकदमे तो खत्म हो गए 25 मई वाले, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। जुडिशल इंक्वायरी का भी सोच रहे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात मुल्क की सियासी मंजरनामे की भी हो रही थी, लेकिन साथ अदालती वानों का रुख करें तो वहाँ राना शमीम साहब गैर मशरूत मुआफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें एक बार फिर से बयान हल्फी जमा कराने का 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि 72 साल की उम्र है, ज़हनी दबाव में लिखा था। 17-72 हो गया हूँ। हाँ, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे। इनको कुछ खुदा खौफी करनी चाहिए ना। क्या क्या तमाशे लगाए राना साहब ने, और बिलाखिर ढेर हो गए, और अदालत ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए इनकी माफ़ी भी कबूल कर ली जाए। नहीं, अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम है कि अगर कोई हकीकी मुआफ़ी मांगे और कंडक्ट दुरुस्त हो तो अदालत को मुआफ़ी तस्लीम करने पर कोई एतराज़ नहीं। चलिए अब
ये तो अदालत ही फैसला करेगी ना कि हकीकी है कि गैर हकीकी है। वैसे तो अभी तो हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो कहते हैं, मैं कभी तो कहते तौहीन अदालत के मामले कानून को कोई उनका दिल खट्टा होता है उस मामले में, तौहीन अदालत को कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, बोझल दिल से काम करते हैं। और अल्लाह तौफीक अता फरमाए कुछ फैसला करने की। आज नया अदालती साल की तकरीब भी थी ना, उससे भी खिताब था जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का। आज नया साल था ना अदालती, उसका आगाज था, तो अदालती साल जी उस मौके पर भी वो मुखातिब थे। फिर वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया ना जी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक जो मामला था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसका किरदार बड़ा जानिबदाराना था। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बार भी तो मार्च 2022 में जो इवेंट्स हुए पाकिस्तान की सियासत में, उस वजह से सियासी मुकदमात असल में जो सियासी मुकदमात हैं वो बड़ी एहतियात का तकादा करते हैं। जब पोलराइज सोसाइटी हो तो किसी तरफ भी आप फैसला करते हैं तो दूसरी तरफ शिकायत पैदा होती। पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पलड़ा जो है कोशिश की है तवाज़ुन रखने की। अब देखिए, एक तरफ तो डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी, उस पर उनकी भी सरजनश की दुर्गत बनाई। वो कहते हैं जो फिर हमारे डिप्टी स्पीकर जो थे पंजाब असेंबली के, उनकी बात भी नहीं मानी। अब वो असल में जो वो कहते हैं कि इस वाक़े पे उन्होंने उनके जो रिमार्क्स कोट हुए कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की रूलिंग जब कलअदम करार दी तो उस पर जो सियासी जमातों ने रद्दमल दिया था वो सख्त था। हमने उस पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। मगर उन्होंने जो ये फैसला किया ना कि वोट गिने नहीं जाएंगे, वो कहते हैं जो पार्टी के खिलाफ वोट देगा उसका वोट गिना नहीं जाएगा। तो हमारे भवन साहब की ये राय है, नहीं उन्होंने कहा कि ये दस्तूर के खिलाफ फैसला उसके मुनाफी है, वो ये राय दे रहे हैं। और मुसलसल राय ये है और अक्सर कानूनदान उनसे मुत्तफिक है इस मामले में। दस्तूर में ये बात नहीं लिखी हुई कि जो तशरीह में की गई, लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की राय है। तो अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो रुक जाए या हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाए तो इसमें मजा का क्या है। बिल्कुल ठीक है। आज खान साहब भी इंसदार दहशतगर्द की अदालत में पेश हुए थे ना, बाबर अवान साहब थे। 20 सितंबर तक तौसीह उन्हें मिल गई, पूरी जमानत में तौसीह हो गई। जी मिल गई है, लेकिन JIT में वो पेश नहीं हो रहे। उसमें फिर अदालत ने यही कहा कि जी फरीकैन आपस में बयान दे दिया था। हाँ, बाबर अवान साहब ने कहा बयान मैंने दे दिया था। मैं सुनाता हूँ बाबर साहब, काफी है। बाबर साहब क्या कह रहे हैं, देखिए। अब जो मुकदमा रह गया है ATC की कोर्ट में, वो 2 जुमले हैं, IG तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और DIG हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ये केस है। मैंने अदालत को बताया कि कहाँ लिखा हुआ है, यही सवाल उन्होंने दूसरी साइड से पूछा, वो जवाब नहीं दे सके कि मुलजिम को थाने जाने पड़ता है कि थाने आ जाओ, कि ये सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। चलिए, बाबर अवान साहब माशाल्लाह मुकदमा लड़े ठीक तरीके से, सियासी मामला तो तय होते रहेंगे ना, मुकदमा ठीक लड़े। और मगर एक बात मैं बताऊं, खान साहब बता फिर कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ। हमारे साथी दोस्त तो बार बार इस नुक्ते पे उठाते हैं। वो अपने अल्फाज पे काबू करें। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उन्होंने बहुत तीसरे दर्जे के अल्फाज इस्तेमाल किए और इस तरह से जब अभी जो मुकदमात हैं ये उनके अपने लफ्ज़ों से पैदा हुए चंदा मुकदमात हैं। राना सनाउल्लाह की ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हुई अभी, तो खुद साहब ने खुद ही अपने लिए ऐसे हालात पैदा किए हैं। सोच समझ कर बोलें। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मुझे गाली देकर जो आपने मेरा नुकसान किया है उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, जो अपना नुकसान किया है उसको कौन माफ़ करेगा। बड़े लीडर को छोटी बात नहीं करनी चाहिए। छोटी बात जो है बड़े आदमी के मुंह से भी निकलेगी उसको छोटा कर देगी। कहते हैं वो पता है सहाफ़ी फिर मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं कि नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा जी उनसे मेरा मुआवजा ना किया जाए। हाँ, एक वो हैं, एक चोर है, एक दहशत गर्द है। चलो, और वो भी उनसे भी पूछा जाए तो वो भी ऐसे ही बयान देंगे। हमने मगर बात यह है, देखें खान साहब ने आज एक शहबाज शरीफ साहब को भी सवाल पूछा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये टेलीथॉन क्यों नहीं चल रही, कौन जिम्मेदार है? टेलीथॉन मेरी क्यों नहीं चल रही, जवाब दें। अगर आप नहीं है तो कौन है? भाई आप जिम्मेदार हैं। पर अखबार जो मीडिया के लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो चैनल्स के ऊपर कोई बंदिश लग रही है, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन मैंने तो भी नवीद काशिफ साहब से भी पूछा जो हमारे MD हैं और दूसरे लोगों से भी पूछा कि भाई ये टेलीथॉन जो नहीं कर रहे आप नचर, आपको हुकूमत ने रोका है, पैमरा ने रोका? पैमरा वाले कहते हैं हमने नहीं रोका। हर टेलीविजन, हर मीडिया उसकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी पॉलिसी है। खान साहब को चाहिए कि अपनी जो टीम है
उसको कहें लोगों से मुज़ाकरात करें, चैनल से। आप हुक्म जारी करके तो नहीं वो जारी करेंगे। अगर प्राइम टाइम में आप मुखातिब होते हैं, लोगों से बात करें। तो ये जो बहुत कुछ ऐसा है जो हकीकी नहीं है, और जिन लोगों पर बंदिश लग रही है, जिनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको भी चाहिए अपना मुकदमा अदालत में लेके जाए। चले कल एशिया कप का फाइनल था। बुनियादी बात है, जिससे अगर कोई पाबंदी लगती है, मेरी सारी हमदर्दी अपने उन बेटी भाइयों उन सब के साथ है जिन पे पाबंदी लगती है। बिल्कुल, ये हम पहले भी करूंगा। एहतियात, आदाब, अखलाक, हर बात जो है, ये तो जरी बात है, हर बात सोच समझ कर करें। बात करने का ढंग भी तो होता है ना सर, और जज्बात में ना आए, अपना एहतराम कराएं, दूसरों का एहतराम करें। कल टीम पाकिस्तान के जज्बात को क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरी कौम के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। मजबूत और तगड़ी टीम थी पाकिस्तान की, लग रहा था अब टाइटल हम जीत जाएंगे। भारत को शिकस्त दी फाइनल 4 में, लेकिन श्रीलंका के हाथों ना सिर्फ फाइनल फोर में हारे, पहले भी हार चुके थे, बल्कि फाइनल में भी हारे। और एक नई टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, उनके सामने अगर हमारे प्लेयर्स को पेपर पर रखा जाए तो ज़्यादा उनकी बेहतर परफॉर्मेंस नजर आती है। लेकिन कल तो लगा कि जैसे जीतना भूल चुके हैं। जनाब मिर्जा इकबाल के मुकाबला करते भी बड़ा औखा जीते थे। बड़ा शुक्र अल्लाह का मुआवजा हुआ था, वो नसीम शाह चल गया, 2 छक्के उसने। फिर अफगानों को गुस्सा आ गया, कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए हुए वो लोग थे, उन्होंने हंगामा कर दिया। पकड़े गए वैसे माशाल्लाह, वो पकड़े तो जहाँ जाने चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब को हमने ज़हमत दी है, सीनियर तजिया निगार हैं, क्रिकेट की एनसाइक्लोपीडिया। मिर्जा साहब, ये हुआ क्या है मिर्जा साहब, क्या वजह बनी है इतनी बुरी शिकस्त की? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब आपका और शामी साहब आपका भी। मेरे ख्याल में दोस्ती, यारी और जिस तरीके से टीम का गलत इंतखाब, उन खिलाड़ियों पे तकिया करना कि जो आजमाए हुए घोड़े हैं उनको मैदान में उतारना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह थी। आप देखें आसिफ अली को, अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 25 गेंदें खेली और 41 रन बनाए। इसी तरह खुशदिल शाह ने पूरे टूर्नामेंट में 48 गेंदें खेली और 58 रन बनाए। इस तरह से फखर जमान ने 93 गेंदें खेली, 96 रन बनाए। तो ये तो आपकी मिडिल ऑर्डर का हाल है। इफ्तिखार अहमद जो ये तीनों क्या टेस्ट खेलने गए हुए थे? लग यही रहा है, मैं इसलिए आपको गेंदें बता रहा हूँ कि पता चले कि T20 क्रिकेट खेलने गए हैं। और आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो रीढ़ की हड्डी होता है। अगर बाबर आजम नाकाम हो रहा है, बाबर आजम ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 68 रन बनाए 6 मैचों में और उसने 63 गेंदों का सामना किया। अब आपके मोहम्मद रिजवान पे आ जाए जामी, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनकी बैटिंग पर तनकीद हो रही है। उन्होंने जो 281 रन बनाए वो 239 गेंदें खेलकर। अगर आप डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे और फिर उस पर क्या होगा? कल भी पाकिस्तान टीम पर प्रेशर आया, रन रेट ऊपर चला गया। तो ये बताएं मिर्जा साहब, ये तो आपने कहा कि बैटिंग ऑर्डर बुरा, मिडिल ऑर्डर बिलखुसूस ये एक बुनियादी वजह है। तो क्या ये जो हमारे पास शान मसूद या अमाद वसीम जैसे प्लेयर भी मौजूद हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, उनको क्यों नहीं लिफ्ट करवाई गई? हसन अली को तो हमने फाइनल 4 में मैच खिला दिया था, उसकी पिटाई हुई। बस वही दोस्ती यारी की बात है ना कि पाकिस्तान में ये रिवायत है कि जो भी कप्तान बनने के लिए जरा सा भी उम्मीदवार होता है उसको बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं। असद शफीक के लिए मोहम्मद यूसुफ ने कहा ये कप्तान बन सकता है, उसको 77 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट खिलाने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। इमाद वसीम में सलाहियत है, इमाद वसीम को बाहर कर दिया। शान मसूद इतना अच्छा बैट्समैन है, उसको दीवार से लगा दिया। तो मेरे ख्याल में सियासत पाकिस्तान क्रिकेट की पाकिस्तान के लोगों को दुख ही देती है, बजाय इसके कि हमारे चेहरों पर। ये कौन करता है ये? सर ये टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने आंखें बंद की हुई है। रमीज राजा ने, पहले वो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, लेकिन जब से अप्रैल में हुकूमत बदली है उन्होंने इमरान खान से राब्ता नहीं किया। वो जाके मुलाकातें करते रहे हमदा शहबाज से, चौधरी परवेज इलाही से। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत किस हद तक शरायत कर गई है। अगर वो इमरान खान साहब से राब्ता करते तो टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। राब्ता इसलिए करते कि जो उनका मोहसिन है जो उन्हें लेकर आया, आपको याद होगा जब PSL हो रही थी तो मिस्टर PM इट्स टाइम नाउ, वो उस वक्त तो इतनी ज्यादा उनकी खुशामद में लगे हुए थे। और जब वो बदल गए तो चले वो उनको लेकर आए। वो तो कहते हैं वो तो कलंदर हैं, उनको तो नफा नुकसान की परवाह नहीं है। रमीज राजा साहब कलंदर हैं। तो फिर पता ये नहीं तो आप कुतुब अब्दाल कौन होते होंगे फिर। एक नई मत तक दे रहे हैं। उन्होंने शामी साहब कहा था कि अगर खान साहब हटे PCB
कि चूंकि पेट्रन है, जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटे तो मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा छोड़ने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मिर्जा साहब। जाते जाते ये बताएं, ये जो टीम है ले लिया उन्होंने, हाँ, ये क्या हुआ? ये जो टीम है लेते हैं मिर्जा साहब, ये टीम दुबई और शारजा के पिचों पे नहीं चल सकी बैटिंग में, ये वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे क्या करेगी? ये बड़ा मुश्किल आपने पूछ लिया, क्योंकि पहले ही मैच हमारा 23 अक्टूबर को भारत से है। हमारे ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है, बांग्लादेश भी है, और टीम का ऐलान आइंदा 1-2 दिन में होना है। अगर यही टीम रही तो जामी लोगों को बड़ी मायूसी होगी। तवक्कुआत वाबस्ता है इस टीम से, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर मेरिट पे सिलेक्शन हो, जो चीफ सिलेक्टर है, जिनको मैं लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहता हूँ, 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, कम से कम अपने काम के साथ तो इंसाफ करें। बहुत शुक्रिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब। तो ये हाल है, अब देखते हैं कि अच्छी टीम मुंतखब करें वर्ल्ड कप के लिए। आप जज साहब का जिक्र करना चाह रहे थे। हाँ, हमारे जस्टिस राजा अफरासियाब, वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर थे कश्मीर में, कश्मीर की सियासत में बड़ा रोल रहा, फिर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। तो ताहिर खलीक साहब ने ये इत्तला दी है तो वो इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को, उनके अज़्ज़ा को। उनके एक अजीज तो चीफ जस्टिस भी हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के। ठीक, चलिए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। फिर उनका जिक्र अच्छा नाम छोड़ गए। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।